Hello students, today we will start chapter 5, that is magnetism. Till now we have studied magnetic effect of current, in which we have studied that current produces magnetism, or Oersted experiment that a moving charge produces magnetic field. Now in this chapter we will study about magnetism or properties of magnets which we have used in daily life. मैग्नेट आप सब लोगों ने पढ़ा है, कोई भी मैग्नेट, चुंबक बोलते हैं जिसे हिंदी में. तो मैग्नेट क्या चीज़ है? मैग्नेट कोई भी मटेरियल को हम मैग्नेट बोल सकते हैं जिसमें कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो, डिफरेंट ये बाद में बात करेंगे. एक्चुअली में अट्रैक्टिव वो उसमें रिपल्सिव प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है एक परमानेंट मैग्नेट के लिए, तो हम इसको बताएंगे. मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम दो चीज़ों की बात करते हैं. एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट, जो कि बहुत साल पहले अर्थ में डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग लोगों ने फाइंड आउट किया, जैसे कि ब्लैक आयरन ऑक्साइड एक तरह का बोला कि अर्थ क्रस्ट में मैग्नेट मिलता है. लोडस्टोन एक तरह का मैग्नेट पाया जाता है अर्थ में. मैग्नेटाइट कोई मटेरियल है वो मिलता है, पर ये सब इतने वीक हैं कि इसमें हम डिफरेंट इफेक्ट्स नहीं देख सकते. तो इसके लिए हम क्या किया कि बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना स्टार्ट किया. आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत तरह के होते हैं. आपकी लैब में भी आपने देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हमने बार मैग्नेट के बारे में देखा. बार मैग्नेट आपने देखा होगा. सिंपली एक बार मैग्नेट है रेक्टेंगुलर शेप की, जिसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ. सो यू शेप्ड मैग्नेट भी होता है, इसको होर्शू मैग्नेट भी बोलते हैं. यू शेप्ड मैग्नेट, सिंपली एक मैग्नेट होता है यू शेप का, जिसमें एक यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है. डिफरेंट एक मैग्नेटिक निडल, या उसको हम कंपास निडल भी बोलते हैं, उसका भी आपने देखा होगा. मैग्नेटिक निडल में क्या होता है, सिंपली एक ऐसे शेप की निडल होती है जिसमें यहाँ कुछ रेड पोर्शन होता है, दैट इज़ नॉर्थ एंड अदर वन इज़ साउथ. तो डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं. अब मैग्नेट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपने अभी तक 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? उसका अट्रैक्टिव नेचर होता है. अट्रैक्टिव नेचर मतलब अगर मैं कुछ बार मैग्नेट में आयरन नेल्स को स्प्रिंकल कर दूँ तो स्प्रिंकल हो जाते हैं स्प्रेड अराउंड. इधर कुछ पोल्स पे ज़्यादा स्प्रिंकल होते हैं, पोल्स के अलग इक्वेटर लाइन पे कम स्प्रिंकल होते हैं. सेकेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी एक मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है. इसको बाद में हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें भी बताऊंगा मैं आपको कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कैसे अलाइन हो जाती है. तो हमेशा एवरी टाइम दिस मैग्नेट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है. थर्ड जो हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ का, क्या आप सबने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, like poles repel each other and unlike poles attract each other. like poles repel करते हैं और unlike poles attract करते हैं. एक और चीज़ क्या है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि चार्ज होता है एक, सिंपली एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया हमने कहीं, वहाँ पर हम एक मोनो चार्ज या सिंगल चार्ज की बात कर सकते हैं. पर मैग्नेट में ऐसा नहीं होता. मैग्नेट हमेशा, या हम कहते हैं कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है हमेशा ये पेयर्स में एग्जिस्ट करता है. मतलब हर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होगा. तो इट इज़ ऑलवेज इन पेयर्स, और वी कैन से मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब किसी भी मैग्नेट को जिसका साउथ नॉर्थ है, अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक कर दूं तो मेरे पास दो मैग्नेट्स बन जाएंगी, जिसका नॉर्थ साउथ होगा. नॉर्थ साउथ कभी भी एक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम जो उसमें देखेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दूं, कोई भी मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है. तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर देता है. इट
induces magnetic field in other material, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। अब कुछ और तरह की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें आगे जाके हेल्प करेंगे मैग्नेट के बारे में ही। मैग्नेट के आप सबने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में सबने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई स्पेस है जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलते हैं। मैग्नेट की बात करें तो 2-3 डेफिनेशन यहाँ बताता हूँ मैं। सपोज मैग्नेट ये नॉर्थ और ये साउथ है। मैग्नेट में इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेटिक पोल्स, आपको पता है मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? सिंपली नॉर्थ पोल साउथ पोल। वन इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस is simply an axis joining these two poles. This is magnetic axis. Next thing is magnetic length. Magnetic length is the length between this north and south pole. The length between is north and south pole is magnetic लेंथ। एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जो साउथ और नॉर्थ पोल है ये थोड़ा सा इस लेंथ के अंदर की साइड होता है। जो होल लेंथ पूरी मैग्नेट की बार मैग्नेट की लेंथ है इसको तो हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। और जो पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं इसके पोल्स की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? जैसे कि हमारे पास अगर हम अर्थ एक स्फीयर रेफरेंस करें, अर्थ का ये नॉर्थ साउथ पोल होता है, जोग्राफिकल एक्सिस होती है, तो हमेशा इक्वेटर क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर होता है। सेम एज दिस इन मैग्नेट। मैग्नेट में क्या मैग्नेटिक एक्सिस, तो उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी दैट इज मैग्नेटिक इक्वेटर। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप सबने कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। सिंपली कूलम्स लॉ क्या बताता है कि फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस, जिसमें क्या होगा? बिटवीन टू पोल्स। सपोज एक पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM1 है, दूसरा पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ QM2 है, दोनों के बीच में कुछ R डिस्टेंस है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द पोल स्ट्रेंथ। सिंपली जस्ट लाइक वी डिड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट Q is the charge and here Q is the pole strength. So force is directly proportional to QM1 into QM2 divided by R square. And जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है QM1 M2 by R square. And this constant of proportionality having a value 10⁻⁻7 आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा। और जो म्यूनट है इसे हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। जस्ट लाइक एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको हम क्या बोलते थे? परमिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी। इसको हम क्या? एबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसमें क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़, दिस इज सिंपली इंट्रोडक्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम different topics or some important topics. This is just the introduction. The next is magnetic dipole or dipole, magnetic dipole moment, मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आपने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था? दो चार्जेस होते थे हमारे पास, दो चार्जेस के और दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट चार्ज, उसके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस है तो उसको हमें क्या बोल देते हैं? पेयर ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक डायपोल। सेम एज दिस वी हैव इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। तो बार मैग्नेट एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल है। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी पढ़ाऊँगा कि एक करंट कैरिंग वायर है, अगर क्लोज लूप है, करंट कैरिंग लूप है, वो भी एक तरह का मैग्नेटिक डायपोल है। ये आपने जो बोहर्स थ्योरी पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा होगा बोहर्स थ्योरी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कोई न्यूक्लियस है पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक तरह का मैग्नेटिक
डायपोल माना जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक डायपोल। अभी मैग्नेटिक डायपोल क्या है, सिंपली जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होगा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं। किसी बुक में इसको कैपिटल एम से डिनोट किया होगा, किसी बुक में स्मॉल एम से डिनोट किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस चार्ज, कोई भी मैग्नेटिक एनी चार्ज एनी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें भी किसी बुक में आपने 2a लिखा होगा, किसी बुक में यहाँ पर आपको 2a मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिंपली ये याद रखना है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जनरली जो हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं या फॉर्मूला डिफाइन करते हैं वो सर्कुलर लूप के कारण करते हैं, ड्यू टू सम करंट। तो उसमें क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, जस्ट लाइक चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज बिकम्स करंट, लेंथ बिकम्स एरिया। तो करंट इंटू एरिया इज मैग्नेटिक डायपोल। इसी के बेसिस पे हमने इसकी यूनिट्स आप देखेंगे बुक्स में लिखा हुआ है, जो इसका एसआई यूनिट है मैग्नेटिक डायपोल का, एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। So next we will study the properties of magnetic field lines. Magnetic field lines just like electric field lines imaginary lines हैं हमारे पास, जिसमें किसी पॉइंट पे भी कर्व है, अगर उसका टेंजेंट क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, आप सब ने पढ़ा है। कुछ कुछ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपने सोलेनॉइड में भी पढ़ा होगा, सपोज एक बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये हमेशा नॉर्थ से ऑरिजिनेट होती है और साउथ में आके मिलती है, और अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ में जाती है। नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में आके मिलती है, और अंदर मैग्नेट के में साउथ टू नॉर्थ होती है। सो आउटसाइड इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा नॉर्मली पोल्स के पर आकर मिलती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से भी निकलेंगी तो नॉर्मली मिलेंगी 90 डिग्री के एंगल पे, और साउथ पोल पे भी आएंगी तो इसको कहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम और एंड एट सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। स्टार्ट या एंड क्या करते हैं, नॉर्मली। जैसे आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी पढ़ा होगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नॉर्मली ही स्टार्ट होती हैं, और जो एंड करते हैं नॉर्मली ही एंड होती है। एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट पे टेंजेंट की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डू नॉट क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह जितनी पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम है। और एक लास्ट चीज़ हमने जो देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। क्या डिफरेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से? इससे क्या डिफरेंट है कि वो क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। यहाँ भी आप देखिए, नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, साउथ से आगे फिर नॉर्थ में रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप, ये क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये जो क्लोज लूप बनाती हैं लाइंस, इसी को हम गॉस लॉ से भी स्टडी करते हैं। जस्ट लाइक आपने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, ये गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी होता है। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ that E dot ds surface integral over the closed loop is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed। ठीक है, अब यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या है, सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज है ना। बट मैग्नेटिज्म में क्या है, अगर हम मैग्नेटिज्म में मैं गॉस लॉ का लिखूँ तो क्या होगा, B डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर मैंने तो बोला मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, डायपोल एग्जिस्ट करता है। तो सिंगल चार्ज या चार्ज एनक्लोज्ड, उसके बीच में क्या होगा, कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं होगा, दैट इज़ ज़ीरो।
दिस इज़ द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कि बी डॉट डी एस ज़ीरो होता है। यहाँ हम अगर इसको ऑपोजिट वे में बोलें तो क्या बोलेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई सोर्स और सिंक नहीं होता, नो सोर्स और सिंक, मतलब लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पर आके मिलती है नहीं पता, क्लोज लूप बनाती है वो। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो क्या था, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, पर इसमें कोई सोर्स, ये सोर्स है ना प्लस चार्ज का, या माइनस चार्ज है, हम कहते हैं कि सब आके माइनस चार्ज में आके मिल रही हैं, तो ये एक तरह का सिंक है। बट इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इसका कोई सोर्स या सिंक नहीं है, मतलब। और ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करती, पेयर्स में ही मैग्नेट के जो पोल्स हैं, जो पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेट में, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इसमें जो गोज लॉ होता है दैट इज़ बी डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो। और एक पॉइंट हो रहा है जो याद रखना है, अब कोई सोर्स और सिंक नहीं है, कोई सोर्स और सिंक नहीं है, तो सपोज मेरे पास एक कोई क्लोज लूप है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर जाएंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर करी है किसी भी लूप में, उसी में बाहर जाएगी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर अ क्लोज्ड सरफेस देन एन इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट लीव द सरफेस। जितनी लाइंस क्लोज लूप में एंटर किया है उतनी लाइन क्लोज लूप में बाहर गया, दैट इज गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज सिंपली द इंट्रोडक्शन। थैंक यू।